छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का आज़ाद CGPSC एकेडमी चैनल में स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल की शुरुआत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल काफ़ी एक विस्तृत टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो दोनों प्रकार से हम अपनी तैयारी रखेंगे। पहले हम सारे तथ्य देखेंगे जो प्री परीक्षा या वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एवं उसके बाद मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एवं उसका उत्तर कैसे लिखना है, इसकी चर्चा हम करेंगे क्रमागत चलते हुए। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक आता है, इससे संबंधित एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। जब छत्तीसगढ़ का अंक विभाजन बताया था मुख्य परीक्षा में, तो उसे पहले आप देख लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी कि भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, मतलब प्राकृतिक तौर पे छत्तीसगढ़ के कितने भाग किए जा सकते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। मतलब क्या है कि किसी एक देश को हम प्रदेशों में बांटते हैं एवं प्रदेशों को जिलों में बांटते हैं, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से। लेकिन उसी प्रकार प्राकृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ के कितने प्रदेश हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे पहले छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। क्लियर है? आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन के तौर पे 4 भौतिक प्रदेश हैं या 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा जशपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा महानदी बेसिन और चौथा दंडकारण्य का पठार। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के 4 भाग मैंने कर लिए हैं। कौन सा कहाँ पर है, यह सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। कॉपी पेन भी तैयार रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट जो हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। प्राकृतिक प्रदेश जो है वो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा कवर, तो कम से कम मैं 2 से 3 वीडियो में इसे पूरा करने की कोशिश करूंगा और सारे फैक्ट इससे संबंधित क्लियर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ओके, तो यह 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, हमको कहना चाहिए। बारी बारी से हम सारे डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। अभी एक चीज़ और देखिए, भौतिक प्रदेशों के आधार पर यह 4 भाग एवं भू आकृति या फिर भौतिक स्वरूप के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है छत्तीसगढ़ को। देखिए यहाँ से देखिए, या तो छत्तीसगढ़ की भू आकृति मैदानी हो सकती है, या पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं, यह पठार या पाट प्रदेश हो सकते हैं। तो भू आकृति या भौतिक स्वरूप के आधार पर मैंने अलग से और क्लासिफाई कर दिया छत्तीसगढ़ के पूरे भूभाग को। तो उसके अंतर्गत मैदानी भाग में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में या पहाड़ी प्रदेश में कौन कौन से पहाड़ियाँ आएंगी, श्रेणियाँ आएंगी, एवं पठार एवं पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से पठार एवं पाट प्रदेश आएंगे, वह सारा लिख के मैंने रख लिया है, जिसे आप एक लिस्ट बनाकर रख सकते हैं, जो आगे जाके आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, यकीन मानिए। मैदानी प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बीच वाला भाग जो है छत्तीसगढ़ का मैदान। यह वाला जो भाग है, देखिए छत्तीसगढ़ का मैप मैंने बना रखा है सहूलियत के लिए, सिर्फ फैक्ट में नहीं रटाऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि एज अ गाइड, आप टीचर भले मत मानिए मुझे, एक गाइड एक सीनियर के तौर पे मैं आपको सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो उसके अंतर्गत कैसे पढ़ाई करनी है यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैप के तौर पे अगर याद किया जाए कोई भी चीज़ों को कि कौन सा कहाँ पर है, बहुत ही ईजी होता है, ना कि सारी चीज़ें लिख लिया जाए कॉपी में और रटते चलें, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से मैंने मैप बना लिया है अलग से। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का मैदान, ये वाला क्षेत्र जो है यह बस्तर का मैदान है। हालांकि बस्तर यहाँ पर है, लेकिन प्राकृतिक तौर पे विभाजन हम कर रहे हैं ना, तो यह पूरा भाग दंडकारण्य है, यह बस्तर का है, तो यह वाला जो भाग है बस्तर का मैदान वाला भाग होता है। कोटरी बेसिन किधर आएगा, देखते हैं। कोटरी नदी देखना पड़ेगा कांकेर वाले क्षेत्र में, सारी चीज़ें देखेंगे। सारंगढ़ बेसिन रायगढ़ के पास में है, सारंगढ़। कोरबा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्नार बेसिन, यह सारे जो है यह मैदानी भूभाग है, समतल भूभाग है। ठीक है, मतलब एक देखिए, अगर प्राकृतिक तौर पे मैंने विभाजन कर दिया ना 4 भौतिक प्रदेशों के हिसाब से, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार अगर लिया है यहाँ पर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इस पठारी भाग में मैदानी क्षेत्र नहीं होगा। हर एक भौतिक प्रदेश में मैदानी क्षेत्र भी होगा, पठारी क्षेत्र भी होगा और मैदानी भाग भी होगा, पहाड़ी क्षेत्र भी होगा। बात समझ में आई?
तो ये भौतिक रूप से विभाजन किया है, लेकिन भू आकृति के आधार पर यह विभाजन है। हर एक प्रदेश में तीनों चीजें मिलेंगी, पहाड़, मैदान, पठार। समझ में आई? तो ये ज़्यादा क्लासिफिकेशन और किया है मैंने डिटेल वे में। पहाड़ी प्रदेश कौन कौन से पढ़ने हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देख लीजिए। मैकल श्रेणी पढ़नी है, यह वाला जो क्षेत्र है राजनांदगांव कवर्धा वाला क्षेत्र, मैकल श्रेणी। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है, अबूझमार की पहाड़ियाँ पढ़ना है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों के बारे में पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पे पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी श्रृंखला बोलना चाहिए। पठार एवं पाट प्रदेश के अंतर्गत हमको पढ़ना है मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जशपुर पाट, लहसुन पाट, कुसमी पाट, बहुत सारे और पाट हैं। उसके अलावा पेंड्रल ओरमी का पठार, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, दुर्ग उच्च भूमि, बस्तर का पठार, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो मतलब मैंने दोनों प्रकार से क्लासिफाई करके आपको बता दिया है, 4 भौतिक प्रदेशों के हिसाब से, एवं पहाड़ है कि मैदान है कि पठार है, इसके हिसाब से भी यह पूरा क्लासिफिकेशन आपको करके मैंने दे दिया है। चलिए हम जो पढ़ेंगे किस आधार पे पढ़ेंगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा पढ़ने का वो होगा 4 भौतिक प्रदेशों के आधार पर, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर मैं बात करूं पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो यह वाला जो भाग है ये नंबरिंग 1 कर दिया क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसके अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, उसके अंतर्गत आने वाला है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। कौन कौन से मैदानी क्षेत्र आएंगे, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, यह सारे बेसिन उसके अंतर्गत आएंगे। और कौन कौन से पठार आएंगे, तो पठार बेसिकली इस क्षेत्र में नहीं इस क्षेत्र में है। बात समझ में आई? तो किसी भी भौतिक प्रदेश में यह सारी चीज़ें, एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती है। समझ गए बात? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन सा भाग पूर्वी बघेलखंड का पठार होगा, यह वाला जो भाग दिख रहा है नंबरिंग 1 कर दिया मैंने, यह जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है। क्यों कहते हैं मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर में। आगे देखिए जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जशपुर सामरी पाट प्रदेश यह वाला भाग है, सेकंड नंबर मैंने कर दिया। ठीक है, महानदी बेसिन तीसरा नंबर कौन सा है, महानदी बेसिन, तो यह वाला जो भाग है बीच वाला भाग महानदी बेसिन। और चौथा जो भौतिक प्रदेश के हिसाब से विभाजन है वो दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य किसको बोलते हैं, बस्तर क्षेत्र को। तो यह नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, दंडकारण्य का पठार। आगे देखिए, अब मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बघेलखंड का पठार जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। ठीक, यह जो ऊपर में जस्ट लगा हुआ है किससे, बलरामपुर से, है ना, यहाँ पर बलरामपुर से लगा हुआ यह भाग जो है वो उत्तर प्रदेश। यह सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है जब मैंने भौगोलिक सीमा बताई थी। यहाँ पर जस्ट उत्तर प्रदेश के साइड में जो है वो क्या है, झारखंड, देख लीजिए एक बार, कोई हर्ज नहीं है। इधर पड़ेगा आपका उड़ीसा, इधर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हमको सीमा भी याद होनी चाहिए, एक वीडियो बना हुआ है। तो देखिए बघेलखंड का जो पठार है उसका विस्तार इस प्रकार से है, और उसका पूर्वी भाग जो है यह बघेलखंड का पठार है। तो उसका जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, उसका भाग जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है, इस वाले भाग में। तो इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार, यह कारण है। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को भी समझिए। देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मैंने बता रखा है। छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से चालू होता है, 17, 24 याद है, वो देखिएगा। देशांतरी विस्तार भी मैंने बता रखा है। कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर भाग से पास होता है, ऐसा कर्क रेखा यहाँ से पास होता है, कर्क रेखा। ओके, इस ऊपरी भाग से कर्क रेखा पास होता है, 3 जिलों को कवर करता हुआ, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 3 जिलों को क्रॉस करता हुआ कर्क रेखा जाता है। क्लियर है? तो यह इसकी भौगोलिक स्थिति है, एवं चारों भागों को मैंने डिवाइड कर दिया मैप में, देखिएगा। तो सबसे बड़ा जो भाग दिख रहा होगा वो कौन सा दिख रहा है, तीसरा भाग जो है महानदी बेसिन का। लगभग याद रखिएगा यह 50.4%, और प्रिसाइज अगर करेंगे तो यह पूरे छत्तीसगढ़ के भूभाग का 50.34% भाग कवर करता है। कौन सा, महानदी बेसिन, तीसरा।
ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा भाग है वह है दंडकारण्य का पठार। कितना प्रतिशत भाग कवर करता है यह याद रखेंगे, 28.91% या 29% के आसपास जैसी चीज़ें याद रख सकते हैं। देखिए मैं एरिया नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एकदम एक्यूरेट एरिया याद करना कि इसका एरिया कितना इसका एरिया कितना है इतना नहीं रटना है हमको, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। तो प्रतिशत के तौर पे याद रखिए, ठीक है। 50.34 या 50.4 भी करेंगे तो चलेगा। 28.91 या फिर 29% के आसपास ऐसा याद रख सकते हैं। आसपास याद रखेंगे तो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा जो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो। उसके बाद जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो है तीसरे नंबर में बघेल, पूर्वी बघेलखंड का पठार। उसका जो प्रतिशत है याद रखिएगा 16.16%। 16.16%। और बचा कौन? जशपुर सामरी पाट प्रदेश, सबसे छोटा भूभाग कहना चाहिए, जिसका प्रतिशत है 4.59% या 4.6%। तो प्रतिशत के तौर पे यह सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। यह अलग से मैंने टॉपिक डाल रखा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसका एक मैप बना रखा है। देखिए छत्तीसगढ़ का ये वाला जो पोर्शन है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो इस पोर्शन को जूम करके यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब एक्यूरेट आपको मैप नहीं बनाना एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए मैंने बना दिया है और मैंने भी एकदम एक्यूरेट नहीं बनाया हुआ है। तो दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है यहाँ पर से ये, तो इस वाले भाग को उठा के मैंने बड़ा कर दिया है आपको समझाने के लिए कि कौन कौन से भूभाग उसके अंतर्गत आने वाले हैं। देखिएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार सबसे पहले याद रख लीजिए मध्य प्रदेश का मुख्य भाग कवर करता है। बघेलखंड का पठार जो है मुख्यतः कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो उसका पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ में, इस कारण इसका नाम क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। किस बेसिन का भाग है अगर पूछा जाए तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो यह पूर्वी भाग है, ठीक है, सोन नदी आसपास बहती है वहाँ से और बघेलखंड का पठार भी इधर ही है। तो यह किसका भाग है अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? सोन नदी के बेसिन का भाग है। सोन नदी बेसिन का भाग है क्या? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार किसका भाग है? सोन बेसिन का भाग है, सोन नदी बेसिन का भाग है। अच्छा बेसिन किसे कहते हैं समझ लीजिए। बेसिन बहुत बार सुना होगा आपने, जैसे महानदी बेसिन है, सोन नदी बेसिन है, गंगा सोन नदी बेसिन है। तो बेसिन किसको कहते हैं? बेसिन का हिंदी में मतलब होता है द्रोणिका या पात्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें से पानी बहकर नदी में इकट्ठा होता है। एक पात्र जैसा क्षेत्र जिसमें से पानी बहकर नदी में इकट्ठा होता है, वह जो क्षेत्र होता है उसको हम बेसिन कहते हैं। एक पात्र नुमा, ठीक है, एक द्रोणी नुमा जो संरचना होती है उसे बेसिन कहते हैं, समझ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए देखिए अब इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ या कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आती है, कौन कौन से बेसिन आते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्या क्या मैंने बताया सुन लीजिए। पहले तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको याद रखिएगा, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। थोड़ा सा देखने में हो सकता है छोटा लगे आपको, लेकिन स्थान जो है थोड़ा सा सीमित होने की वजह से छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझे, तो सुनते जाइएगा। यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ से क्लियर हो गया, देखिए आ रहा है। यह वाला जो क्षेत्र है, यह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको याद रखना है सोनपुर, नहीं माफ़ कीजिएगा, यह वाला जो सुहागपुर बेसिन का भाग कवर करता है। हालांकि यह सुहागपुर बेसिन बघेलखंड का पठार का भाग तो है, किंतु इस सुहागपुर बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है, ध्यान रखिए। तो सुहागपुर बेसिन किसका भाग है? मध्य प्रदेश का। तो बताने के पीछे पर्पस यह था कि वो बघेलखंड के पठार का भाग है, सुहागपुर बेसिन, जानना चाहिए आपको। आगे यह वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं इसको हम कहेंगे रिहंद बेसिन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह वाला जो भाग है दिख रहा है ना अलग से, रिहंद बेसिन।
रिहंद बेसिन, मतलब मैदानी भूभाग है ये। और यह जो सबसे आखिरी वाला भूभाग दिख रहा है ना, ये आखिरी वाला, यह है कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन, ठीक। यह वाला जो पोर्शन दिख रहा है बीच में, यह है सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन, ठीक है। ये वाला जो मैंने गोल भाग कर रखा है, यह भाग है हसदो या हसदेव रामपुर बेसिन। रामपुर बेसिन, क्लियर है सारी चीजें। अब ये जो मैंने एक और मार्क किया, ऐसे जो लकीरें दिख रही है आपको, दो ऊपर जाती हुई और एक नीचे आती हुई, वो 3 मुख्य नदियां ध्यान में रख लीजिए इस क्षेत्र से संबंधित। देखिए यह जो नदी दिख रही है, ये जो नीचे से मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर की तरफ। यह है हसदेव नदी। कौन सी नदी है ये, हसदेव नदी। अपोहा तंत्र अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए बस 3 मुख्य नदियां बस बता रहा हूँ, नदियां तो बहुत सारी है। तो देखो यह नदी यहाँ से पास हो रही है और यह क्षेत्र पड़ रहा है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, तो इस वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ गया क्या, हसदेव रामपुर बेसिन। बात समझ में आई। तो कैमूर की पहाड़ी से निकलकर, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलकर जो है हसदेव नदी नीचे की तरफ बह रही है। आगे देखेंगे एक और नदी जो बीच में नदी पड़ रही है, यहाँ से छुरी मातरिंगा की पहाड़ी से निकलते हुई, यहाँ पर क्या है, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी कोरबा में, ठीक है, कोरबा रायगढ़ वाले भाग में एक्सपांशन है, वहाँ से निकलती हुई नदी ऊपर की तरफ बह रही है। कौन सी नदी, रिहंद नदी। रिहंद नदी। और इसके पैरेलल छत्तीसगढ़ की झारखंड से सीमा बनाते हुए नदी जो निकल रही है वो है कन्हार नदी। कन्हार नदी। तो 3 नदी जो है ध्यान रखिएगा। तो देखिए मैं बताने के पीछे पर्पस क्या है, 2 नदी ऊपर की तरफ जा रही है, 1 नदी नीचे आ रही है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी बघेलखंड का पठार का ढाल किस ओर है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इस प्रदेश का जो ढाल है वह मानेंगे उत्तर की तरफ, क्योंकि 2 नदियां उत्तर की तरफ बह रही है और जिस भी तरफ नदियां बहती है उस तरफ उस क्षेत्र का ढाल माना जाता है, सीधा बात है। तो कैसे याद रखना है ढाल, किसी भी रटना नहीं है हमको अगर अपोहा तंत्र मतलब उस क्षेत्र में बहने वाली नदी का आइडिया है थोड़ा भी बहुत, तो हमको पता चल जाएगा उस भूभाग का ढाल किधर है। तो 2 नदी भाई ऊपर की तरफ बैठ रही है ना, तो हम क्या मानेंगे कि मुख्यतः पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ढाल है वह उत्तर की तरफ है, उत्तर, वो उत्तर है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस भूभाग के अंतर्गत आने वाली। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके या जैसा भी स्लो करके देखिएगा, बस करिएगा ज़रूर। डायग्राम ज़रूरी नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो कौन कौन से मुख्य भाग आ गए, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र आ गया, और कौन कौन से बेसिन याद रखने हैं, हसदेव रामपुर बेसिन ये वाला भाग, यह पूरा भाग सरगुजा बेसिन, रिहंद बेसिन इतना, और आखिरी वाला कन्हार बेसिन। ठीक है, यह सारी चीज़ें मैंने एरो करके बता दिया आपको, देख लीजिएगा। 3 मुख्य नदियों के नाम भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो यह है भूभाग किसका, पूर्वी बघेलखंड के पठार का। एक और प्रश्न ये भी हो सकता है कि जैसे सोन के बेसिन का भाग बताया, तो यह मुख्यतः यह भाग ऐसा भी हो सकता है कि गंगा सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है यह क्षेत्र, ठीक है ना, क्योंकि नदियां कहाँ जाके मिल रही है, सोन नदी में, और सोन नदी किस में मिलेगी, गंगा नदी में। तो यह भाग जो है किस अपवाह तंत्र का भाग है अगर कहा जाए, तो आंसर क्या होगा, गंगा सोन नदी अपवाह तंत्र का भाग है मुख्यतः यह क्षेत्र। बात समझ में आई दोस्तों। तो यह थी जो मुख्य हमने डिवीजन कर लिया इस भूभाग का, ठीक। अब सोन नदी से संबंधित मैं भारत के भूगोल से भी एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, जिसे आप नोट कर लीजिए। जो है सोन नदी अभिनति घाटी में बहती है। अभिनति घाटी का मतलब होता है दरार घाटियों से, तो यह फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सोन नदी अभिनति घाटी या दरार घाटी से बहती है। जैसे एक बार प्री में प्रश्न पूछा था, अपभ्रंश घाटियों से बहने वाली इनमें से निम्नलिखित कौन सी नदी है। 4 नदियों के नाम दे दिए गए थे और 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था, तो उसमें हमको आंसर बताना था। तो अपभ्रंश घाटियों से बहने वाली नदी, ठीक है, नर्मदा नदी थी आंसर। तो ऐसे प्रश्न फोकस किए जाते हैं एग्जाम में।
ये वाले हो गए, ये वाला हो गया, किसका भाग है, किसका मुख्य भूभाग है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि छत्तीसगढ़ किस प्रदेश का मुख्य भूभाग है, किस पठार का मुख्य भूभाग है, तो मैंने बताया था दक्कन के पठार का मुख्य भूभाग है ये। या और ज़्यादा प्रिसाइज करें, ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग को देखें तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भाग है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बताते हैं उसे आप नोट करें। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, किससे, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार से संबंधित। जैसे देखिए, यह पठार गंगा नदी एवं महानदी के बीच जल द्विभाजक का दक्षिण भाग है। यह जो भाग है क्या कर रहा है, ऊपर में गंगा नदी बह रही है उधर ऐसा, और नीचे महानदी बह रही है, ठीक है। तो बीच में यह भूभाग है। तो इस कारण क्या बोल रहे हैं कि दोनों के जो जल क्षेत्र हैं गंगा एवं महानदी के बीच, तो ये जल द्विभाजक का काम कर रहा है यह भूभाग। तो इस कारण यह पठार जो है गंगा नदी एवं महानदी के बीच जल द्विभाजक का दक्षिण भाग है। दक्षिण भाग मुख्यतः मैंने बताया तो ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश, ये वाला भाग जो है ना। यहाँ पर रायगढ़ आएगा, यहाँ कोरबा आएगा, बिलासपुर, ठीक है। इस तरीके से भी आप जिलों को अगर ध्यान में रखा हुआ है, वो वीडियो बनाया मैंने, उसे देखिएगा। आगे देखिए, कौन से शैल समूह इसमें पाए जाते हैं। आर्कियन शैल समूह पाए जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, आर्कियन शैल समूह पहाड़ी क्षेत्रों में, जबकि मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह की प्रधानता है इस पूरे क्षेत्र में। और गोंडवाना शैल समूह पाया जाएगा जहाँ भी, वहाँ पर कोयला खनिज पाया जाएगा, याद रखें। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, जैसे झगराखंड, चिरमिरी, विश्रामपुर। बात समझ में आई। खनिज अलग से टॉपिक होगा, डोंट वरी, बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अभी बस सुन लीजिए, आप सारी चीज़ें दिमाग में बैठाते जाइए, पूरा लिंक होगा आगे जाके ना। यह सारी चीज़ें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी का विस्तार है इस क्षेत्र में। तो इस वजह से जो मुख्य फसल बोलना चाहिए चावल है, उसके अलावा ज्वार, तिल, अलसी की भी खेती की जाती है। कर्क रेखा में मैं बताया था, ऊपर से पास हो रहा है, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, भूमध्य से ऊपर। तो कर्क रेखा इसके मध्य भाग से गुजरता है। 3 जिले ऊपर के कौन कौन से बताए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अच्छा, एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना भूल गया, जिसे नोट करिएगा कि जिलों की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो क्षेत्र है कौन कौन सा जिला कवर करता है। तो सुनिए, कोरिया का पूरा भाग, सूरजपुर का पूरा भाग, बुंदेलखंड का पठार जो है ना, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार कौन कौन से जिलों को कवर करता है। पहला, कोरिया का पूरा भाग, सूरजपुर का पूरा भाग, बलरामपुर का कुछ क्षेत्र पठारी क्षेत्र को छोड़कर, और सरगुजा का पठारी क्षेत्र को छोड़कर। तो सरगुजा का कौन कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे, सीतापुर और मैनपाट छोड़ के, जो बाकी पूरा सरगुजा है वह इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। बलरामपुर में कौन कौन से क्षेत्र छोड़ेंगे, कुसमी और सामरी पाट को छोड़कर बलरामपुर का भाग भी शामिल है इसके अंतर्गत। अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, औसत वर्षा इस क्षेत्र में होती है 125 सेंटीमीटर। औसतन वर्षा छत्तीसगढ़ में माना जाता है 150 के आसपास, ठीक है, 120 से 150 के आसपास, जैसे कि मैंने बताया था अच्छी बारिश। तो इस क्षेत्र का 150 सेंटीमीटर है ये 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा। औसत ऊंचाई इस क्षेत्र की है 700 मीटर। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बीच बीच में बताते रहूँगा मैं, भारत के भूगोल से संबंधित या फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित, कि इस क्षेत्र को पठार कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर मैदान है। तो पठार उस भूभाग को कहेंगे जो मैदानी भाग से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। अंतर देखिए, यह मैदान हो गया, यह मैदान है, यह जो ऐसा क्षेत्र होता है जिसके शीर्ष होते हैं नुकीले, वह होता है पहाड़ी क्षेत्र या पहाड़। और ऐसा भूभाग जो उठा तो होता है, लेकिन इसका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है, समतल होता है, इसको हम कहते हैं पठार या पाट। क्लियर है अंतर। तो मैदानी भाग से थोड़ा सा उठा हुआ है इसका बहुत सारा क्षेत्र, इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, बुंदेलखंड का पठार। और उसमें कुछ कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहाड़ी हैं, इस कारण यहाँ पर जो पहाड़ी का नाम बताया वो बताया मैंने। बात समझ में आई। तो यह सारे थे फैक्ट। अब इसमें कौन कौन सी मुख्य पर्वत चोटियाँ पाई जाती है वो देख लेते हैं। भू आकृति पढ़ रहे हैं, नदियों की डिटेलिंग में नहीं करूँगा क्योंकि अपोहा तंत्र पढ़ेंगे तब करूँगा। अभी पढ़ रहे हैं पर्वत चोटियाँ, मतलब भू आकृति पढ़ रहे हैं ना, तो पर्वत चोटियों के बारे में बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए,
चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी मुख्यतः यहाँ दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसकी हाइट याद रखनी है आपको 1033, 1033 मीटर हाइट है उसकी। मतलब इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, 1033 मीटर हाइट याद रखना है। कैमूर पर्वत श्रृंखला यहीं पर पाया जाता है, कैमूर पर्वत श्रृंखला। इसके अलावा एक और पर्वत श्रृंखला है कैमूर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इन दोनों का जो विस्तार है वो कहाँ पर है, कोरिया में। इन दोनों पर्वत श्रेणियों का जो विस्तार है कहाँ पर है, कोरिया। तीसरी जो पर्वत श्रेणी देखेंगे या पहाड़ी देखेंगे वो है रामगढ़ की पहाड़ी, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। सीता बेंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा आदि जो गुफाएं हैं रामगढ़ की पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। ऐतिहासिक तौर पे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। लेकिन रामगढ़ की जो पहाड़ी का विस्तार है वह कहाँ पर है, सरगुजा में, सरगुजा में, ठीक है दोस्तों। अब एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में फिर से बहुत ही बार पूछा हुआ है, और वो यह है कि अगर पूछ दे चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी किस मुख्य पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ध्यान रखिएगा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी जो है यहाँ पर वह विंध्य श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, देखिए ये जो छत्तीसगढ़ है ना, इस वाले क्षेत्र में जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाएंगी यह विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग होगा, विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग होगा। और यहाँ पर इसके नीचे चाहे वो सरगुजा में हो या राजनांदगांव में हो, कवर्धा में हो, तो उसके नीचे जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाएगी वो किसका भाग है, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग होगा, ठीक है। क्योंकि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी दो पैरेलल पर्वत श्रेणियां हैं, दो समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं। ऊपर होती है विंध्य और नीचे होती है सतपुड़ा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपरी भाग में कौन सा है छत्तीसगढ़ का, देवगढ़, तो विंध्य का भाग। नीचे अगर आएंगे जैसे सरगुजा में क्या है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा, तो इसके नीचे आने वाली जितने भी पहाड़ी मिलेंगी वो किसका भाग रहेंगी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य भाग रहेंगी। क्लियर है। तो अगर बोला जाए कि चांग बखार या कैमूर की जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका भाग है, विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि रामगढ़ की पहाड़ी जो है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। आगे मैकल श्रेणी भी आएगी यहाँ पर, राजनांदगांव कवर्धा, वह भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य भाग होंगी। ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं एग्जाम में। अन्य पहाड़ियों के तौर पे देखें इस क्षेत्र में आने वाले, तो देखिएगा नाम से याद कर सकते हैं, प्री में पूछ लेता है। धोबोताल उमारता पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम, इस वाले क्षेत्र में धोबोताल उमारता। आगे देखें चिरवेन, हराई, सीता लेखनी, डोंगलेवा, डूला पहाड़, यह सारे पहाड़ उत्तर में है। उत्तर में कौन सा जिला पड़ रहा है, सूरजपुर, बलरामपुर, मतलब वहाँ पर एक्सपांशन होगा इनका, नाम से भी याद रखते जाइए। सीता लेखनी जो है ना, यह पर्वत श्रेणी जो है, यह चोटी जो है, इसके बारे में प्री पूछा था, प्री 2018, सीता लेखनी पहाड़ी किस जिले में स्थित है, जिलों के नाम से पूछ दिया था। तो देखिए यह जो सारे चोटी हैं कहाँ पर उत्तर में मिल रहे हैं, तो इस भाग का उत्तर जो है जिला कौन सा है, सूरजपुर, समझिए बात को। तो सीता लेखनी की जो पहाड़ी है कहाँ पर पाई जाएगी, सूरजपुर में। तो मतलब एक ऐसा, आप अगर नहीं पढ़े हैं लेकिन क्षेत्र के हिसाब से भी पढ़ें तो आप गैस, हेल्दी गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक स्वस्थ अनुमान जिसको बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। और एक परवा हिल याद रखेंगे। तो इतने सारे पर्वत श्रेणियों का नाम, चोटी का नाम आपको याद रखना है इस क्षेत्र से संबंधित, क्योंकि पीएससी जो है कहीं से भी प्रश्न उठा के आपसे पूछ सकता है, और ऐसे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ट्रेंड में है, ठीक है। किसी भी नदी का नाम कहीं से उठा के पूछ दिया जो कभी पढ़ा नहीं हमने, ऐसी पर्वत श्रृंखला का नाम ज़्यादातर ये हो रहा है, पर्वत जो श्रेणी है वो पूछ रहा है, ठीक है, जो सामान्य पर्वत श्रेणी है उनको छोड़कर। तो यह मैंने अतिरिक्त पर्वत श्रेणियाँ, चोटियों के नाम बताए हैं जिसको आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो यह था प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत आने वाला पहला प्राकृतिक प्रदेश पूर्वी बघेलखंड का पठार। बचे हुए 3 भी इतने ही डिटेल से, इतने ही अच्छे से हम देखेंगे। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको नोट करनी है, समझनी है और पढ़नी है लिंक करके, ठीक है।
और एक और मैं बात बोलना चाहूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारे जो अन्य भाई हैं छत्तीसगढ़ भाई और बहनें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो किसी का भी नुकसान ना हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई आपकी निरंतर चलती रहे, इस बात का ध्यान में रखते हुए हमने ये सब किया है। काफ़ी आपके सुझाव देखने को मिल रहे हैं जिस पे काम किया जा रहा है। बहुत सारे जो PDF है, देखिए जैसे इससे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से संबंधित जो PDF रहेगा उसे मैं शेयर कर दूंगा कुछ दिनों में, तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे फैक्ट संबंधी बातें थी जिसको क्लास में आपको लिखाना या बात कराना एक तरीके से कहा जाए तो उचित नहीं होता। ठीक है, तो उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारी चीज़ें कवर होंगी, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो सुझाव भी रहेंगे वो निरंतर आप भेजते जाइए, जिस पे हम काम करके आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इस प्लेटफॉर्म में एक नए तरीके से उभर के आए हैं, या बोलना चाहिए हमारा एक्सपीरियंस नया है, लेकिन पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ हम आपकी हेल्प करेंगे, और मैं एज अ गाइड आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।